कहाँ हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सारी फैक्ट्रियों का संचालन, एक हाथ में व्यापार एक हाथ में धर्म का काम लेकर के चलने वाले एक ऐसे शख्सियत को आप यहाँ पर पा रहे हैं जिसके नेत्र में केवल और केवल आर्य समाज का सुनहरा भविष्य दिखाई देता है कि आर्य समाज एक ऐसी संस्था के रूप में स्थापित हो जिसके लिए महर्षिदान ने बलिदान दिया था। निकाल करके आज इस आयु में, इस अवस्था में हमारे बीच में उपस्थित हुए और हम सब भी एक प्रेरणा संकल्प लें। केवल पैसा ही हो तभी हम आर्य समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आज आईटी का युग है, हर व्यक्ति तलवार समझ ले अपने मोबाइल को और शुरू हो जाए आर्य समाज के प्रचार करने की तैयारी में। एक एक मोबाइल एक एक तोप से ज़्यादा काम करेगा, इतना विश्वास दिलाता हूँ। आज सार्वदेशिक सभा सारी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और वाराणसी का सम्मेलन का मैं आपको निमंत्रण भी दूंगा, बाद में अंत में दे देंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। तो सोचना हमें है, क्योंकि सोच वो रहे हैं इस आयु में भी बैठ करके क्या क्या सोच रहे हैं। आर्य समाज का एक ऐसा बड़ा केंद्र बनना चाहिए जहां पूरी दुनिया की 10,000 से ज़्यादा आर्य समाजों के कार्यकर्ताओं को, लाखे कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा सके, हजारों विद्वानों को तैयार किया जा सके, हजारों भजनोपदेशकों को तैयार किया जा सके, जो आजीवन देने वाले हैं। सारा जीवन जिन्होंने आर्य समाज को दे दिया, विवाह नहीं किया, अपनी बुढ़ापे की अवस्था में उनको संभालने वाली कोई संस्था आर्य समाज के अंदर नहीं है। उनको ताजीवन, जब तक उनका जीवन है तब तक की पूरी सेवा करने की व्यवस्था एक ऐसे संस्थान में होनी चाहिए। आर्य समाज के शोध कार्य ऐसे संस्थान में होना चाहिए जिनके कारण से वेद और विज्ञान को सारी दुनिया में पहुंचाया जा सके। इन सारी बातों को सोच करके 500 करोड़ रुपए की एक बड़ी लागत के साथ में पंचकुला के अंदर महर्षि धर्मपाल अंतर्राष्ट्रीय शोध एवं विज्ञान केंद्र बनाने की तैयारी हो रही है। किस आयु में हो रही है? 96 वर्ष की आयु में हो रही है। कल्पना करके देखना देश के अंदर क्या परिस्थिति है। उस देश को एक ऐसे आर्य विचारधारा वाले, जैसे ठाकुर साहब ने सोचा राजनीतिक पार्टी बनाओ, अंदर आओ, कम से कम सत्ता के अंदर जिम्मेदार लोग बैठेंगे तो ही देश में कुछ बढ़ पाएगा। लेकिन सत्ता दो हिस्सों से चलती है, एक राजनीतिक सत्ता और एक अफसरी सत्ता से। अफसरी सत्ता में एक अच्छी सोच के लोग पहुंच पाए, ये सोच करके भारत के ऐसे प्रबुद्ध नौजवानों को निःशुल्क 300 से 400 नौजवानों को 7-8 साल की पढ़ाई, खाना पीना, रहने की करोड़ों रुपयों की लागत की निःशुल्क व्यवस्था की जिम्मेदारी आज महर्षि जी लेकर के तैयार कर रहे हैं। उसको सोनीपत के अंदर 11 एकड़ के एक बहुत बड़े कैंपस में महर्षि धर्मपाल स्कूल ऑफ गवर्नेंस, जहां हमारे पूरे देश के ऐसे नौजवान बच्चे जिनके मार्क्स 95% से ऊपर आ रहे हैं 8वीं के बाद में, आगे ग्रेजुएशन 12वीं तक और उसके बाद में IAS ICS की सारी पढ़ाई का पूरा खर्च निःशुल्क देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। एक आर्य समाज का मीडिया सेंटर ऐसा हो जिसमें आर्य समाज की बात दुनिया तक पहुंचाई जा सके। कैसे पहुंचाएं? मीडिया सेंटर नहीं है, साधनों का अभाव नहीं होने दूंगा, काम करना आ रहे हो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये कहने वाले हमारे बीच में बैठे तो महर्षि धर्मपाल जी आज उपस्थित है। एक बार तालियां बजा के और उनका अभिनंदन हम करें। मैंने बड़े डरते डरते उनको कहा, महर्षि जी 3 से 4 लाख रुपए महीने का खर्चा आएगा। बोले कर, एक ही शब्द बोला करो, पूछा ही नहीं क्या होगा, बोले करो और आगे बढ़ाओ। मैंने कहा महर्षि जी प्रचारक नहीं आर्य समाज में, और प्रचारकों को हमें पूरा साधन देना चाहिए, पूरा मजबूती से ट्रेनिंग देनी चाहिए। बोले कितने प्रचारक? मैंने कहा आरंभ में कम से कम 50 प्रचारक होने चाहिए जी। बोले कम से कम प्रचारकों की पूरी व्यवस्था, उनका वेतन, उनकी सुविधाएं, उनके वाहन आदि की सारी व्यवस्था हम करेंगे, आप प्रचारक तैयार करो। और प्रचारकों को तैयार करने का काम शुरू हो चुका महर्षि धर्मपाल वैदिक धर्म प्रचारक प्रकल्प में। फिर बात आई, मैंने कहा महर्षि जी हमारे सारे देश और दुनिया में तो हम आर्य समाज फैला रहे हैं, अभी भारत में ही आर्य समाज पूरा नहीं फैला। तो बोले कौन कौन से स्थान पर नहीं फैला? तो आपको मालूम है पिछले दिनों केरल में भी बहुत शानदार स्थान बना, और पिछले दिनों में जहाँ जहाँ भी हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के कारण से कुछ देर हो गई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, जो आपसे कहा था हर जगह पर, लेह लद्दाख में, गोवा में, और अब त्रिपुरा में, और अंडमान निकोबार में, और अरुणाचल, 4-5 स्थान रह गए थे। महर्षि जी ने कहा हर जगह पर आर्य समाज का एक अच्छा सुंदर सुंदर केंद्र बनाओ, भारत को पूरा करने के बाद में फिर देश दुनिया के बाहर चलना। फिर जब भारत से बाहर की बात आई तो नेपाल के अंदर आर्य समाज नहीं था, बोले नेपाल में बनाओ। बर्मा के अंदर आर्य समाज का केंद्र नहीं था, तो बोले बर्मा में आर्य समाज का केंद्र तैयार होना चाहिए, वहां जमीन भी खरीद ली गई और इस बार गुरुकुल भी बनना शुरू हो रहा है। हॉलैंड के अंदर आर्य समाज बनने की बात आई तो बोले मेरी आहुति मत भूल जाना भैया, मेरी आहुति जरूर डलवाना। अमेरिका में मैं पिछले दिनों जाना हुआ, आदि स्वामी जी में महाराज वहां उपस्थित थे। हमने कहा पंचकुला में एक ऐसा बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, तो अमेरिका में भी ऐसा केंद्र बनना चाहिए जो आर्य समाज को अमेरिका में फैलाने का काम करे। तो वहां एक सज्जन ने कहा कि मैं 40 एकड़ जमीन इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए दान करता हूं। अमेरिका में इससे बड़ा दान आज तक मिला नहीं था, लेकिन किसके विश्वास पर कहा? विश्वास वही पीछे मौजूद था
आदरणीय महाशय धर्मपाल जी का विश्वास कि अगर वो जमीन मिलेगी तो आगे बनाने का चलाने के क्रम में कभी कमी नहीं रहने दूंगा, निश्चिंत होकर के बनाओ। पूरी दुनिया में आर्य समाज के झंडे को पहुंचाना। केवल भारत भूमि के लिए दयानंद पैदा नहीं हुआ था बंधुओं, केवल भारत में वेद के प्रचार की जिम्मेदारी लेकर के वो पैदा नहीं हुआ और बलिदान नहीं हुए थे। सारी दुनिया में आर्य समाज को फैलाने की जिम्मेदारी उनकी थी और उन्होंने हमें दी थी, और हमारी जिम्मेदारी को पूरा करने का काम आदरणीय सुरेश चंद्र आर्य जी यहाँ बैठे हैं। उनके नेतृत्व में जितनी मैंने अभी काम बताए सारे उनके परिचय में, उनके नेतृत्व में, उनकी सोच से, उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। सारी प्रांतीय सभाओं के प्रधान यहाँ पर उपस्थित, आदरणीय भाटी जी, विनय जी, हमारे भाई अशोक जी, ठाकुर विक्रम, सभी के जानकारी से वो काम बढ़ रहे हैं। अभी कामों की सीमा समाप्त नहीं हुई बंधुओं। आर्य समाज का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की भी बहुत बड़ी कमी थी। हम दयानंद सेवाश्रम संघ के माध्यम से अनेक कार्य चला रहे हैं, अनेक विद्यालयों का संचालन, अनेक गुरुकुलों का संचालन, छात्रावासों का संचालन, अनाथालयों का संचालन, इतने सारे गुरुकुल का संचालन हो रहा है। गुरुकुलों में आर्ष गुरुकुलों की कमी होती जा रही है, उनको भी मजबूती देने का काम हमें करना है, कार्यकर्ताओं को भी मजबूती देने का काम हमें करना है, प्रकाशन के क्षेत्र में भी काम करना है। इन सब चीज़ों के लिए एक बहुत बड़ा ऑफिस चाहिए। बिना एक मजबूत ऑफिस के आधुनिक जगत में काम करना संभव नहीं है। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है, बहुत ही शीघ्र आपको सूचना मिलेगी कि दिल्ली के अंदर एक बेहतरीन, शानदार, बहुत ही भव्य आर्य समाज के इन सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए जिस मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, प्रशासनिक क्षमता की जरूरत होती है, वैसा ऑफिस बहुत ही जल्दी ही आपके सूचना में आएगा कि आर्य समाज का एक शीर्ष केंद्र ऑफिस के रूप में लगभग 4 लाख स्क्वायर फुट की रेंज में वो तैयार हो रहा है। 4 लाख स्क्वायर फुट की रेंज में बंधु 1.5-2 साल उसको लगेंगे। लेकिन मैं इस रूप में आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपका धन्यवाद तो मैं क्यों करूँ, क्योंकि काम मेरा भी वही है जो आप कर रहे हैं। हम सब का सौभाग्य है कि आज हमें उनका सम्मान करने का यहाँ अवसर मिल रहा है। इस आयु में वो स्वस्थ हैं, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, घुटने की समस्या नहीं है, हार्ट की बीमारी नहीं है, दांत भी ठीक हैं और अभी भी चश्मा उतार के लिखते हैं, इसलिए आंखें भी ठीक हैं। और उनके पास बैठ करके इधर उधर की बात मत करना, कान बिल्कुल ठीक हैं, सब सुनते हैं। एक बार माशे जी ने मशीन उतार के रख दी, जो साथ बैठे थे उन्होंने सोचा अब तो माशे जी को कुछ सुनाई देगा ही नहीं। फिर कहते इधर आइए भाई, क्या बोल रहा था जरा बताइए दोबारा। अब वो सोचे मैंने क्या बोला। तो इसलिए चेतनता पूरी है, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। सारी फैक्ट्रियों का संचालन, एक हाथ में व्यापार, एक हाथ में धर्म का काम लेकर के चलने वाले एक ऐसे शख्सियत को आप यहाँ पर पा रहे हैं जिसके नेत्र में केवल और केवल आर्य समाज का सुनहरा भविष्य दिखाई देता है। कि आर्य समाज एक ऐसी संस्था के रूप में स्थापित हो जिसके लिए महर्षिदान ने बलिदान दिया था। उसके समकक्ष एक नाम दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया लोगों ने। नाम मैं लूंगा नहीं, कोई फायदा नहीं, आप सब समझते हैं। कुछ लोग चित्र देख करके बोलते हैं ये तो उनका चित्र है। ये किसका काम था? हमारा काम था। हमारी जिम्मेदारी थी उस चित्र को दुनिया में प्रसिद्ध करना। बंधुओं, हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। वो आज भी इसके लिए तैयार हैं। कहते हैं महर्षिदान पे ऐसा चलचित्र बनना चाहिए जो दुनिया में महर्षिदान को लेकर के जाए और दिखाए कि ये था वो दयानंद जिसने सोई हुई दुनिया को दोबारा से जगा दिया था। ये था वो दयानंद जिसने भारत को अंग्रेजों को गुलाम बनाने से दोबारा से बचा करके तुम्हारा राज वापिस ला के रख दिया था। उसके पीछे अगर कोई शख्सियत थी तो केवल दयानंद की थी। लेकिन उस दयानंद की शख्सियत को दुनिया में पहुंचाने में जो कमी आई है बंधुओं, उस कमी को पूरा करने का संकल्प आज इस अवसर पर लें। आज महाशय जी की हम लंबी उम्र की कामना करते हैं, खूब लंबी आयु हो, खूब लंबे चलें, 100 साल जिए, ये सब लोग कामना करते हैं, हम भी करेंगे, मंत्र पाठ भी होता है। लेकिन महाशय जी एक बात कहते हैं, भाई आयु का जितना होना ना होना तो किसी के हाथ में है नहीं। हमारे हाथ में क्या है? जीवन का होना। तो जीवन मेरे हाथ में है। मैं अपने जीवन में इस कार्य को निरंतर करता रहूं। आप सब मिलकर के मुझे आशीर्वाद दो कि मैं वो आर्य समाज के काम जिनको मैंने अपने सिर पर कंधों पे लिया है उनको मैं पूरा कर सकूं। और यही उनकी भावना थी जिस भावना से यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। और उनकी एक ही इच्छा है, स्थान स्थान पर आर्य समाज बढ़े, स्थान स्थान पर आर्य समाज की संस्थाएं बढ़ें, स्थान स्थान पर आर्य समाजों के केंद्र मजबूत हों। और जो स्मृति न्यास का पुराना भवन है जहाँ पर जहर दिया गया था, ये उनकी आज से 7-8 साल पहले से इच्छा है कि उस भवन को इतना सुंदर बना दिया जाए, इतना आकर्षक और बेहतर बना दिया जाए कि दुनिया के लोग जो जोधपुर घूमने के लिए आते हैं, विवाह कराने के लिए दुनिया में लोग आते हैं, वो ऐसा सोचे कि अगर उस स्थान के दर्शन ना करे जहाँ पर एक ऐसा उदाहरण पेश किया गया था दुनिया भर के अंदर कि जहर देने वाले को पैसा दे करके भगाया था, तू भाग जा यहाँ से,
तू छोड़ जा यहाँ से, अगर तू पकड़ा गया तो राजा तुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जहर तूने नहीं दिया, मैं जानता हूँ जहर तूने नहीं दिया, जहर तुझे किसी ने दिलवाया है। ये आत्मा उनकी जानती थी, इसलिए ऐसा उदाहरण पेश करने वाले के स्थान को हम ऐसा पवित्र बना दें, ऐसा सुंदर बना दें कि दुनिया आए, यहाँ देख करके ही पूरी दुनिया में इसका प्रचार हो। तो मैं आज प्रधान जी को, भाटी जी को और आदरणीय सुरेश चंद्र जी को उनके मन की भावना बताना चाहूँगा। वो ये चाहते हैं जितने भी हमारे ऐसे स्थल हैं, चाहे टंकारा है, चाहे हमारा उदयपुर है, चाहे हमारा ये स्थल है, ऐसे स्थल को इतना सुंदर बेहतर बनाने का काम हम लोग मिलकर के करें और एक साल में कर दें, देर ना करें। जैसे आर्य किशन गहलोत जी ने, हमारे भाटी जी के नेतृत्व में इस पूरी टीम ने 2-3-4 सालों में इस स्थान की रूपरेखा बदल करके रख दी है। जो लोग 5 साल पहले आए थे वो देख लें, और जो आज आए हैं वो देख लें, वो पहचान नहीं सकते कि कहाँ आए हैं। क्यों? क्योंकि कर्मठ नेतृत्व है यहाँ पर, कर्मठ नेतृत्व के पीछे कर्मठ लोग हैं यहाँ पर। तो मैं बंधुओं इन्हीं शब्दों के साथ में आर्य स्मृति न्यास का तो आभार करूँगा, उन्होंने आज ये क्रम रखा, और आदरणीय महाशय जी का जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके आज इस आयु में, इस अवस्था में हमारे बीच में उपस्थित हुए। और हम सब भी एक प्रेरणा संकल्प लें, केवल पैसा ही हो तभी हमारे समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आज आईटी का युग है, हर व्यक्ति तलवार समझ ले अपने मोबाइल को और शुरू हो जाए आर्य समाज के प्रचार करने की तैयारी में। एक एक मोबाइल एक एक तोप से ज़्यादा काम करेगा, इतना विश्वास दिलाता हूँ। आज सार्वदेशिक सभा सारी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, और वाराणसी का सम्मेलन का मैं आपको निमंत्रण भी दूंगा, बाद में अंत में दे देंगे, हमारे भाई विनय जी निमंत्रण दे देंगे। वाराणसी में आइए। और अब भाटी जी से निवेदन करूँगा,